हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल रिलेशन से जो रिलेटेड टॉपिक हैं, जो पूरे साल भर में हम लोगों ने देखे और यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हम लोग आज प्रॉपरली एक डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा से डिबेट में रहा है, दैट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर। सबसे पहली चीज जो डिबेट में रहती है कि रशिया यूक्रेन वॉर के कॉज क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉज, जनरली लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं, डिस्कस करते हैं कि नहीं ये कॉज होगा, ये वाला कॉज होगा। तो हम लोग एक्चुअल में बेसिक पर्सपेक्टिव जो एग्जाम में भी हेल्प करेगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करेगा। तो इसका जो, अगर रशिया यूक्रेन का जो वॉर का अगर हम सीड देखें, तो ये ऑलरेडी कोल्ड वॉर में एग्जिस्ट करता था। कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो रशिया का कहीं यूएसएसआर का डिग्रेडेशन हुआ, और डिग्रेडेशन होने के बाद जिस तरीके से चीज़ों को डील किया गया, वहीं से एक्चुअल में रशिया यूक्रेन वॉर का सीड देखने मिलता है। इसका कारण क्या है कि जब एक्चुअल में यूएसएसआर डिग्रेड हुआ, तो उस टाइम पे ये एक परसेप्शन बना कि इसी के साथ नाटो का जो है द एंड हो जाएगा, और नाटो जैसे कि वॉर्सो वहां पे पैक्ट था, उसी तरीके से नाटो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। बट यूएसए ने एक्चुअल में नाटो को कंटिन्यू किया और उसको फर्दर एक्सपैंड करते चले गए। इनफैक्ट अगर देखोगे 1999 का पीरियड जो है, 1999 से लेके और लगभग 2004 के बीच में काफ़ी सारी कंट्रियां एक्चुअल में नाटो में ज्वाइन करती हैं, और उस नाटो का एक्सपेंशन जो है वो ईस्टवर्ड राइज करता है। इसी टाइम पे 2000 में व्लादिमीर पुतिन एक्चुअल में, जो कि एक एम्बिशियस पर्सन है और कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस सर्विसेज से वहाँ पे सर्व करके आए हैं, तो उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी, यूएस के थॉट प्रोसेस, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उन सब चीज़ों के बारे में सही से आइडिया था। तो एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेते हुए वहां पे रशिया ने अपने आप को राइज कराने के लिए पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। और रशिया ने सबसे पहला स्टेप लिया 2008 में, वहां पे जॉर्जिया का कुछ हिस्सा जो है एनेक्स करने की कोशिश करी गई। एंड देन उसके बाद जब उस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट सच राइज नहीं हुए, वो एक तरीके से टेस्ट था। वो एक तरीके से टेस्ट था, रशिया एक्चुअल में टेस्ट कर रहा था कि नाटो का जो लेवल है, नाटो किस तरीके से बिहेव करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को वहां पे टेस्ट किया गया। एंड देन 2014 में उसने क्रीमिया का एक सरप्राइजिंग तरीके से वहां पे एनेक्सेशन वहां पे किया। सरप्राइजिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि उसकी शुरुआत अगर देखोगे 2012 से धीमे धीमे करके रशिया ने अपने कई सारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं और भी कई सारे लोगों को वहां पे सेटल किया यूक्रेन में वहां पे। देन उसके बाद वहां पे रेफरेंडम डिक्लेयर करवा दिया, और रेफरेंडम डिक्लेयर करवाने के बाद उसको एनेक्स करके अपने में मिला लिया। उसके बाद रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे। और उसी टाइम पे 2014 में जब ये सारी इवेंट हुए, तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए वेस्ट की तरफ से कुछ पहल हुई, रशिया से डिप्लोमेटिक बातचीत हुई और वहां पे मिन्स एग्रीमेंट कराया गया, मिन्स प्रोटोकॉल बना एक तरीके से। प्रोटोकॉल में वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से मीडिएटर के तौर पे काम कर रही थी वहां पे, और वो थोड़ा बहुत एक तरीके से पीस कराने में सक्सेसफुल रहा। एंड देन उसके बाद यूक्रेन के साथ एक तरीके से कहीं ना कहीं जैसे कहा जाए अगर मेरे टर्म्स में, कि यूक्रेन के साथ एक पावरफुल, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक ऐसा पर्सन जिसको कहीं ना कहीं पास्ट एक्सपीरियंस डिप्लोमेसी वगैरह के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो वहां पे प्रेसिडेंट बन के आते हैं, जेलेंस्की। अब जेलेंस्की को डिप्लोमेसी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, वो अपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रिलाय कर रहे थे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। कैसी सिचुएशन कि वो कभी वेस्ट के साथ डील कर रहे, कभी रशिया के साथ डील कर रहे, और इसकी वजह से अल्टीमेटली सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो गया। एक प्रॉपर आप डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो एक डिप्लोमेटिक बैलेंस नहीं बन पाया, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो गया, क्योंकि जेलेंस्की ने कई बार ओपनली स्टेटमेंट दिया कि वो नाटो के मेंबरशिप बनना चाहते हैं, और एक्चुअल में रशिया इस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और यही चीज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कारण बनी रशिया यूक्रेन वॉर की।
तो रशिया यूक्रेन वॉर का जो एक्चुअल सीड है वो नाटो से कनेक्टेड है, और यूएस की जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं उनको भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। थर्ड जो मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं वो रशिया की भी अपनी एक्सपेंशनेट एक तरीके से रिवीजनिस्ट स्टेट के तौर पे। रिवीजनिस्ट स्टेट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं 2000 के बाद जब व्लादिमीर पुतिन की एंट्री होती है तो उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट ये था कि हम रशिया को दोबारा से वही यूएसएसआर मॉडल में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, या जो ग्लोरी पास्ट में खो गई है उस ग्लोरी को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन बना कि नाटो, यूएस की पॉलिसी और इधर पे क्या कहते हैं व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, और साथ में जो जेलेंस्की की अपनी डिप्लोमेटिक जो फेलियर है वो एक कैटालिसिस के तौर पे काम करी, और इन सब चीजों की वजह से एक्चुअल में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहां पे। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीजें वहां पे रही। एंड देन अब जेलेंस्की एक, ठीक है, नो डाउट वहां पे उन्होंने एक पावरफुल लीडर की तरह रिटालिएट किया, अपनी कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको सर्व करने की काफी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं, वो सेकेंडरी चीजें हैं। बट जो एक्चुअल कॉज बना वो कैटलिस्ट, जो उनकी डिप्लोमेटिक चीजों को टैकल करने का जो तरीका था, जो प्रोसेस थी, वो एक कैटलिस्ट के तौर पर काम कर गया, और इसी वजह से ये सारी चीजें वहां पे हुई। अब अगर इसके बारे में देखा जाए कि आज के डेट में क्या सिचुएशन है इसको लेके, आज के डेट में अगर देखें तो एक्सपर्ट्स वगैरह मानते हैं कि ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं डिस्प्लेस हुए, बहुत सारे लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग एक्चुअल में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट मीडिया रिसोर्सेज के हिसाब से 10,000 के आसपास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हुई है या कैजुअलिटीज़ उनके साथ हुई हैं। तो काफ़ी सारा जो इफेक्ट है अगर देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से तो वो देखने मिला है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट देखने मिली है, इसकी वजह से जो पावर इक्वेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो चुकी है, और अब जो कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल पे वो और ज्यादा सस्पिशियस हो गया, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं ये एक हाइपोथेसिस या थ्योरी बना के रखी हुई थी कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो वॉर नहीं होने देगा, और वहां पे एक परसेप्शन था कि नाटो के एग्जिस्टेंस की वजह से रशिया कोई मिस एडवेंचर नहीं कर सकता है, जो भी होगा तो किसी मतलब इस वॉर में कन्वर्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। तो इस तरह के जो हाइपोथेसिस थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई। ठीक है, ऑन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से वहां पे ऑयल और गैस प्राइसेस के जो गैस के प्राइसेस हैं वो ऊपर गया, और इसकी वजह से जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है, जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन्स देखने मिल रहे हैं, और उन्हीं अप एंड डाउन्स का इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे एक्चुअल में रिसेशन के तौर पे हमें देखने मिल रहा है कि जो कोविड एंड देन उसके बाद ये क्राइसिस, इसने स्पाइरल इफेक्ट किया, और वर्ल्ड लेवल पे जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन है वो हमें देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर देखा जाए तो सिचुएशन थोड़ी सी सबके पर्सपेक्टिव से, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी डूबियस है। अब कई सारी कंट्रीज एक्चुअल में इसमें अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। तो हमें इंडिया के ऊपर एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। देखो, इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा, अगर मैं अपने टर्म्स में बात करूं तो इंडिया के सामने डिप्लोमेसी डिलेमा क्रिएट हुआ। डिप्लोमेसी डिलेमा इसलिए क्योंकि अभी तक हम कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ अलाइन होने की कोशिश कर रहे थे, जैसे क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, और ऐसे कई सारे ग्रुप्स जो हैं हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अमेरिका और यूरोप वगैरह के साथ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, वहां पे यूके के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारा जो लीनियंसी थी या जो एक तरीके से कनेक्टिविटी थी वो वेस्ट के साथ एक्चुअल में ज्यादा देखने मिल रही थी। लेकिन अचानक से इस तरह के वॉर की वजह से हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि हम इन चीजों को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारे एक तरफ पास्ट के जो रिलेशनशिप हैं रशिया के लिए, और दूसरी तरफ जो नए रिलेशनशिप हैं यूएस के साथ, इनमें किसको बैलेंस करें, और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने डिप्लोमेसी डिलेमा क्रिएट हुआ, और हमने फिर अपनी वही पुराना हथियार जो पुराने टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे इस्तेमाल किया गया था, वो वेपन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हमने उसका इस्तेमाल किया। और हमने वहां पे क्या किया, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो इंटरनेशनल रेजोल्यूशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम वहां से एब्स्टेन होते रहे। और उसका एक बेसिक पर्पस था कि हमारे सामने अपने नेशनल इंटरेस्ट, जैसे स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, गैस ऑयल की चीज़ें हो गई,
ठीक है, अपने वेपन वगैरह की बातें हो गई, तो इन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसीज जो है, जो पुराने टाइम पे नेहरू जी ने क्रिएट करी थी, हमने उसी को यहाँ पे एज अ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया और इससे निकलने की कोशिश करी। अब इसकी वजह से कुछ चैलेंजेस हमें रिसेंट में इंडिया के सामने दिख रहे हैं। वो चैलेंजेस एक तरीके से देखा जाए कि वेस्ट की जो कहीं ना कहीं पॉलिसी थी हमारे लिए, वो कुछ जगह पे हमें एडवर्स होती हुई दिख रही है। कि यूएस और बाकी जो कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली वेस्ट जो है, वो बार बार हमें इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज कर रहा है फॉर हमारे अगर देखा जाए हमारे जो ह्यूमन राइट के एस्पेक्ट्स हैं और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको लेके एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा जो हमारे लिए एक चैलेंजिंग इशू बन रहा है, वो है वेस्टर्न जो वेस्टर्न डिप्लोमेसी है हमारे अगेंस्ट अभी होती हुई दिख रही है। अब फ्यूचर में इन चीजों को कैसे टैकल किया जाएगा वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन हाल फिलहाल में अगर करंट में देखा जाए तो हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को मैनेज किया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे रशियन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात करके कहीं ना कहीं पीस वगैरह की बात करी है। ठीक है, अब ये कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो एक मैच्योर इंटरनेशनल प्लेयर होने के नाते, जो एक कहीं ना कहीं मिडिल पावर कंट्री होने के नाते जितना हम पॉसिबल कर सकते थे पीस मेंटेन करने के लिए, हमने वहां पे वो ऑब्जेक्टिव फिलफिल करने की कोशिश करी है। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो थोड़ा लॉस और थोड़ा प्रॉफिट वाली सिचुएशन यहाँ पे रही है। अब इसके बाद आ जाती है सेकंड न्यूज यहाँ पे, इंडिया ट्रायल्स विद G20। अभी रिसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके से G20 जो समिट है वो अभी इंडिया में होने वाली है और उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को ट्रांसफर करी गई है। सबसे पहली चीज कि इंडिया में ये पहली बार हो रही है और इसके इंडिया के लिए इसका क्या वैल्यू है, मतलब अगर सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बताता हूं। अभी रिसेंट में जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो वहां पे एस जयशंकर सर ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रिफॉर्म नहीं किए गए तो फिर हमें एक नए अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा और वो एक्चुअल में G20 हो सकता है। तो इस चीज से समझ सकते हो कि G20 आगे आने वाले टाइम पे किस तरह का रोल प्ले कर सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट एक ये स्टेटमेंट है वो इंडिकेट कर रहा है G20 के रोल को लेके। और ऐसे में इंडिया में प्रेसिडेंसी होना कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक प्राउड फीलिंग है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के जिस सर्कमस्टांसेस में ये चीज कंडक्ट कराई जाएगी वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि इंडिया यहाँ पे अपने जो एजेंडेज हैं या जो अपने एजेंडाज हैं उनको एक्चुअल में प्रोपोगेट करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि अभी रिसेंट में जो चीजें चल रही हैं वहां पे क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो देखने मिलता है दैट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज। कि अभी क्लाइमेट चेंज को लेके इंडिया हो, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से देखा जाए हर कंट्री को कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को लेके वहां पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया G20 का यूज करके एक सीरियस कहीं ना कहीं एफर्ट क्लाइमेट चेंज के लिए कर सकता है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जो कॉप्स जो चलती हैं रियो अर्थ समिट्स के कंटिन्यूएशन में, जो इतनी सारी एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनका एक्चुअल में आउटकम उतना प्रोडक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे G20 के थ्रू हम यहाँ पे एक प्रोडक्टिव आउटकम देने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, जो आज की डेट में जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ कि एक थ्रेट परसेप्शन एक दूसरे के अगेंस्ट जो राइज हो रहा है उनको मैनेज करने के लिए हम एक कोऑपरेशन वाली फीलिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ऐसा ग्लोबल अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सस्पिशंस क्रिएट हो रहा है इंटरनेशनल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जो कहीं ना कहीं हर कंट्री अपने पर्पस से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही, इन चीजों को साइडलाइन करते हुए एक कोऑपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। दूसरा एजेंडा यहां से आ सकता है। तीसरा जो है यहां पे वो है ग्लोबल साउथ का मतलब है जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है। तो ग्लोबल साउथ के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस के वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं है। जब भी वो ट्रेड की बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ या जो ग्लोबल नॉर्थ के साथ, तो वहां पे बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए जाते हैं जैसे तुम्हारा नॉन टैरिफ बैरियर जैसी चीजें, जिससे उनको ट्रेड में चैलेंजेस होती हैं। तो ऐसे में हम एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड सिस्टम है या जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट दिलाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए G20 का बेनिफिट काफी अच्छा, पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं यहाँ पे। अगर हम
जिस टाइम पे प्रेसिडेंसी लेंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारी चीजों के ऊपर पॉइंट आउट करे और एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करे ग्लोबल लेवल पे। अब बात आती है G20 के बारे में कि थोड़े बहुत फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी अगर तुम देखोगे कि रिसेंट में कुछ जो इंडिविजुअल मीटिंग्स होती हैं G20 की, जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं, जो कहीं ना कहीं G20 की जो टॉप लीडर्स की मीटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वो अभी रिसेंट में चलना स्टार्ट हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में कुछ टाइम बाद G20 की एक मीटिंग लखनऊ में ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं कि पहली चीज यहाँ पे हम लोगों ने थीम डिसाइड करी। थीम को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, और कह सकते हो वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। यानी कि हम लोगों ने पहले ही कोऑपरेशंस वाली की फीलिंग्स के लिए, जो हम अभी बात कर रहे थे कि कोऑपरेशन की बात, कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एस्टैब्लिश हो, कोऑपरेशन हो, तो उस पर्पज से हम लोगों ने पहले ही थीम को एक्चुअल में जनरेट कर दिया है। ये एक अच्छा मैसेज है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिया विल होस्ट 200 मीटिंग्स इन 32 डिफरेंट सेक्टर्स, कि देख सकते हो कि कितनी सारी मीटिंग्स एक्चुअल में साइडलाइन में होने वाली हैं यहाँ पे। इसके अलावा इंडिया विल वर्क टू इंश्योर दैट देयर इज जस्ट वन वर्ल्ड, नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। ये एक बहुत अच्छी टैगलाइन है कि इंडिया ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज अ वन वर्ल्ड, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे आप कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम और जो रिलीजियस के बेसिस पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इस तरह के डिनोमिनेशन देना, ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग है। तो इंडिया यहाँ पे इन चीजों के लिए काम कर सकता है। तो इसके अलावा अगर आप बात करो कि चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, पहली चीज जो अभी रिसेंट में यूक्रेन क्राइसिस आप लोगों ने बात करी, यूक्रेन क्राइसिस का चैलेंज वहां पे देखने मिलता है, राइट। वो चीज, इसमें कोऑपरेशन की फीलिंग लाना वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल रिफ्ट जो है वो बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। इसके अलावा सेकंड चैलेंज है एक्चुअल में चाइना। चाइना अकेला ना कि यूएस को, बल्कि उसकी जो पॉलिसीज हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, उसका जो सपना है, विजन है कि 2049 तक वो क्विंग डायनेस्टी का चाइना एस्टैब्लिश करना चाहता है। और इस वजह से वो उसका जो एक्सपेंशनिस्ट का पैटर्न है वो कई सारी कंट्रियों के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन रहा है। और ऐसे में फिर यूएसए, जैसे भी देखा होगा कल या परसों की जो न्यूज़ देखी होगी, उसमें ताइवान के ऊपर बहुत सारे जो फाइटर जेट स्क्रैम्बल्स किए हैं, उसको फिर यूएसए को उसमें डिफेंड करने के लिए स्टेटमेंट देना पड़ गया। तो यूएस और चाइना का जो रिफ्ट है वो एक चैलेंज बन सकता है कि जो रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिए मुसीबत बनेगा। उसके बाद थर्ड है इकोनॉमिक लेवल पे, कि आज की डेट में एक्चुअल में अगर देखा जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो सैंक्शन सिस्टम, ठीक है, सैंक्शन सिस्टम का मतलब कि जब भी कोई चीज होती है, छोटा मोटा इवेंट होता है, तो एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्रीज को कहीं ना कहीं हर्ट करने के लिए सैंक्शन पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस, जो इन सारी चीजों की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, ऐसे में कैसे हम ग्लोबल साउथ को मैनेज करेंगे, ये एक थोड़ा सा देखने वाली चीज होगी। तो चैलेंजेस भी हमारे साथ हैं, अब वो टाइम के साथ पता चलेंगे कि हम लोग एक्चुअल में इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे। एंड थर्ड न्यूज इज अबाउट द केओस इन म्यांमार। म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार में एक्चुअल में अभी रिसेंट में देखा होगा, आई थिंक 2021 में म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को हटा के और दोबारा से वहां पे कूप किया गया। कूप का मतलब कि वहां पे मिलिट्री लीडरशिप एक्चुअल में वहां पे क्रिएट करी गई। अगर म्यांमार की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यांमार जो है जब से इंडिपेंडेंट हुआ तब से एक्चुअल में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में था, लेकिन कुछ 10 साल के बाद वहां पे दोबारा से फर्स्ट टाइम कूप हुआ था। और काफी लंबे पीरियड तक एक्चुअल में कूप का जो पीरियड है वो काफी लंबा पीरियड रहा। 2015 में आंग सान सू की के आने के साथ वहां पे डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट, एक प्रॉपर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। साथ में जो कोविड के टाइम पे उन्होंने काफी अच्छे काम किए तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और यही पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है एज अ थ्रेट के तौर पे परसेप्ट करती है। उनका जो परसेप्शन रहता है कि अगर डेमोक्रेसी बहुत पावरफुल हुई तो फिर उनकी जो कहीं ना कहीं रूलिंग करने की कैपेबिलिटी है या उनके जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे। और इसी वजह से
उनके ऊपर करप्शन जैसे कई सारे चार्जेस लगा के उनको वहां पे आंग सांग सूकी और जो वहां के राष्ट्रपति थे उनको वहां पे जेल में कहीं ना कहीं इंसर्ट कर दिया। अब उन्हीं को डिफेंड करने के लिए कई सारे लोग क्या कहते हैं सड़कों पे आना शुरू हुए, वहां पे धरने प्रदर्शन शुरू हुए और उनके ऊपर फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर एट्रॉसिटीज करी गई। ठीक है, तो ये सारा मूवमेंट एक्चुअल में म्यांमार में बना। अब इन सारी चीजों को लेके बहुत सारी कंट्रीज के अपने अपने रिएक्शन है। जैसे यूएसए, एक्चुअल में यूएस ने वहां पे इम्पोजिशन मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए सैंक्शन इम्पोज कर दिया। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सैंक्शन सिस्टम डेवलप हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, कोई भी इवेंट हो, एक पावरफुल कंट्री यूनिलैटरली अपने आप में सैंक्शन इम्पोज कर देती है, जबकि ये काम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। तो फिर अगर चाइना की बात करें तो चाइना एक्चुअल में इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करता है। उसका एक लॉजिकल रीजन है, कहीं ना कहीं उनकी जो आर्मी है, म्यांमार की आर्मी है, वो सोशलिस्ट टेंडेंसी की है और इनके आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप एक्चुअल में काफी ठीक है, तो वो इससे कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करती है। अगर हम इंडिया का रिएक्शन की बात करें तो पुराने टाइम पे इंडिया एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते वहां पे कोशिश करना चाहती है कि वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, बट हमारे भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, नक्सल और माओज़म जैसे थ्रेट्स वगैरह को काउंटर करना। तो ऐसे में म्यांमार के साथ रिलेशनशिप, कोई भी वहां पे सिस्टम हो, म्यांमार के साथ रिलेशनशिप बनाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऐसे में इंडिया जो रास्ता अपनाता है, इंडिया एक्चुअल में रियलिस्ट पॉलिसी अपनाता है और वहां पे इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें इंटरवीन ना करने की कोशिश, एक कहीं ना कहीं मैसेज देता है। और इसके अलावा इंडिया ये डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं बातचीत करके उन चीजों को कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करता है। तो इंडिया की तरफ से ये रिएक्शन है। वहीं पे अगर आसियान वगैरह की बात करें तो आसियान एक्चुअल में म्यांमार आसियान कंट्री, आसियान जो ग्रुप है उसका मेंबर है, तो आसियान कंट्रीज ने वहां पे रिक्वेस्ट करी है कि इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड किया जाए, नॉर्मलेंसी जो है वो वहां पे क्रिएट करी जाए। तो आसियान ने वहां पे कहीं ना कहीं अपने जो इंटरेस्ट है, उनका जो चार्टर है आसियान का चार्टर, उस तरीके से वहां पे बिहेव किया। वेस्टर्न कंट्रीज का रुख लगभग वही है जो कहीं ना कहीं यूएसए का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इंडिया के अगर रिलेशनशिप की बात करें म्यांमार की, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे लिए म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर स्टार्टिंग जब से इंडिपेंडेंट हुआ तो स्टार्टिंग का कुछ पीरियड जो है नेहरू जी के टाइम पे, उस टाइम पे नू विन, ठीक है, यूनू जो है वहां पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे और यूनू और नेहरू जी के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग थी, तो काफी चीजें सही चली। लेकिन फिर 1960s के दौर में वहां पे नू विन एक्चुअल में एक मिलिट्री कूप करते हैं और नू विन वहां पे आते हैं और उसके बाद से हमारे रिलेशनशिप एक्चुअल में धीरे धीरे करके डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। और उसका कारण भी था क्योंकि वहां पे उस टाइम पे म्यांमार ने अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि वो किसी भी कंट्री से कनेक्शन नहीं चाह रहा था, वो आइसोलेशन में रहना चाहता था। तो वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज की वजह से हमारे वहां पे जो रिलेशनशिप थे वो स्टेगनेंट रहे। इंदिरा गांधी ने थोड़ा बहुत कुछ पीरियड, जो इंदिरा गांधी का पीरियड है 70s का, वहां पे कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश करी और एक रियलिस्टिक, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसी है वो रियलिस्टिक अप्रोच है, वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने में ज्यादा बिलीव रखती थी, तो वहां पे कुछ डेवलपमेंट देखने मिलते हैं। एंड देन उसके बाद राजीव गांधी की जब एंट्री होती है तो वहां पे हम लोग वहीं एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं जो बांग्लादेश में किया था, कि जैसे बांग्लादेश में इंदिरा गांधी जी ने मुक्तिवानी वगैरह बना के वो उसको लिबरेट कराया, उसी तरीका एडवेंचर एक्चुअल में राजीव गांधी के पीरियड में किया जाने की कोशिश करी। और इसकी वजह से म्यांमार के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े से वहां पे क्रैक हुए और इसका फायदा चाइना ने उठाया और तब से लेके चाइना के रिलेशनशिप काफी डीप एक्चुअल में म्यांमार के साथ एस्टैब्लिश हुए। और धीमे धीमे करके 1992 में दोबारा से हमने ये रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गुजराल डॉक्ट्राइन के थ्रू। गुजराल डॉक्ट्राइन आई तो उस टाइम पे गुजराल डॉक्ट्राइन के तहत हमने डिसाइड किया कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाएंगे और साथ में लुक ईस्ट पॉलिसी। तो म्यांमार एक्चुअल में दोनों ही पॉलिसी का हिस्सा बना और वहां से हमने धीमे धीमे करके अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की कोशिश करी और सही मायने में इंप्रूवमेंट देखने मिली। अगर तुम वैसे देखोगे तो 2015 के बाद, 2015 में आंग सान सू की जब आई तो हमारे रिलेशनशिप काफ़ी बेटर हुए और उसका एक कारण था क्योंकि आंग सान सू की जो हिस्ट्री है वो इंडिया के साथ कनेक्टेड है। शी वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम द JNU, तो उस वजह से हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांटेज मिला। और
फिर उसके बाद 2021 तक काफ़ी चीज़ें अच्छी चली, कोविड के टाइम पे हमने उनको असिस्ट भी किया, तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। देन उसके बाद कूप हुआ, तो कूप के बाद भी हम चीज़ों को रियलिस्टिक प्रिज्म से मैनेज कर रहे हैं, तो अभी तक काफ़ी चीज़ें ठीक हैं। और इसी बीच में हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट जैसे म्यांमार के साथ साइन किए, जिनमें से एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। इंडिया म्यांमार थाईलेटरल जो ट्राइलेटरल हाईवे, इट इज़ लाइक जैसे बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो बाइक लेके और सीधा क्या कहते हैं लद्दाख की तरफ निकल जाते हैं। तो जैसे कई सारे लड़कों का शौक होता है कि बैंकॉक जाना है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अपना वहाँ पे बुलेट लो और सीधा यहाँ से बैंकॉक रोड राइड। तो इस तरीके के कई सारे, और इनका दोनों प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्टिविटी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इन पर्पज से हमने ये प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में साइन किए थे। और म्यांमार का जो हमारे लिए यूटिलाइजेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड न्यूज़ है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के बारे में कि अभी रिसेंट में देखा होगा कि यूके के फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन पीएम एक्चुअल में ऋषि सुनक जी हैं। और इसी को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई थी। कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो कंट्रोवर्सीज लाइक पाकिस्तान ने एक्चुअल में क्लेम किया था कि वो पाकिस्तान के कुछ हिस्से से वहां से बिलोंग करते हैं, तो वो इंडियन ऑरिजिन नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑरिजिन है। ठीक है, इस तरह की कई सारी मीडिया में बातें चली थी, बट इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू। तो ऋषि सुनक अभी रिसेंट में वहां पे इलेक्ट हुए। अब ये इलेक्शन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? एक तो पहली चीज उनके रूट्स इंडियन है। अगर उनका तुमने मीडिया वगैरह में देखा होगा तो वो जिस तरीके से रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जो कल्चरल लिंक है उसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे अ, अगर देखोगे तो उनके जो फैमिली, मतलब उनकी जो वाइफ हैं, वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं इंडिया से कनेक्टेड हैं। तो हम एक्चुअल में कहीं जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उनको, उनकी वाइफ को या सपोज और उनके जो फादर हैं, वाइफ के जो फादर हैं, उनको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। और हमारे और यूके के बीच में ट्रेड डील में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज के तौर पे है ये कि हम बैक चैनल डिप्लोमेसीज को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत लीडिंग एडवांटेज हमारे लिए होगा। इसके अलावा अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो 42 ईयर ओल्ड, ठीक है, एंड यंगेस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लास्ट 2000, अगर 210 सालों में देखा जाए, 210 ईयर्स में देखा जाए, तो ही इज अ यंगेस्ट पीएम। और सबसे बड़ी चीज जो है कि अगर देखो तो उनको बहुत, अगर प्रॉपरली उनका बैकग्राउंड्स को अगर तुम इवैल्यूएट करने जाओगे तो उनके पास अच्छी खासी नॉलेज है। एज अ डिप्लोमेट के तौर पे भी अगर देखा जाए तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, उन्होंने कई जगह पे डील्स वगैरह में अच्छा रोल प्ले किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने जब यूके के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस दी थी कोविड जैसी सिचुएशन में। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के बहुत काम आने वाला है। अब लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो अपने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो रिसेंट में जिस तरीके की जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स के 3 पिलर, एक पॉलिटिकल पिलर, दूसरा इकोनॉमिक पिलर एंड थर्ड सिक्योरिटी। तो अगर देखा जाए सबसे पहली चीज पॉलिटिकल पिलर के ऊपर अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पे कहीं ना कहीं हम हमारी और कहीं ना कहीं जो यूके की पॉलिसी है उनमें थोड़ा बहुत डाइवर्जन है। स्पेसिफिकली अगर रशिया के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बैठ के डिप्लोमेटिक डिस्कशन करके और अपनी जो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको साथ लेके चले तो उससे वर्ल्ड में एक पीस ऑर्गेनाइज कराए जाने में हेल्प करी जा सकती है। दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे कि अगर वहां पे देखी जाए सिचुएशन, उनकी भी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा डूबियस है, हमारे लिए भी इकोनॉमिक सिचुएशन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बेटर है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि रिसेशन का इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसे में अगर चाहे तो यूके और क्या कहते हैं इंडिया आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके वहां पे इकोनॉमी को एक बूस्टअप देने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया एक्चुअल में इंटरनेशनल फोरम जैसे यूएनएससी हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, नाटो जैसी फोरम हो गया, उन सब पे इंडिया को एक्चुअल में यूके का असिस्टेंस मिल सकता है। तो ये एक बेनिफिट देखने मिलता है। इसके अलावा इंडियन ओशन एक्चुअल में अगर देखा जाए इट इज अ थिएटर
फॉर जियोपॉलिटिकल इवेंट। आज के डेट में अगर रशिया यूक्रेन एक इवेंट छोड़ दिया जाए तो पूरा मोमेंटम इंडियन ओशन के आसपास घूमता है। सारी पॉलिटिक्स जो जियोपॉलिटिक्स है वो इंडियन ओशन से होके गुजरती है। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है, एक माहन की थ्योरी है। वहां पे माहन थ्योरी के हिसाब से अगर किसी को वर्ल्ड पे रूल करना है तो उसको कहीं ना कहीं जो ओशियंस हैं, ओशियन के चोक पॉइंट हैं, ओशियनिक रूट्स हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और उन सब में इंडियन ओशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशन को लेके करंट में अगर जो डिबेट हो रही है कि इंडियन ओशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो करंट में फ्यूचरिस्टिक जो वॉर होंगे उसमें एक कारण इंडियन ओशन भी रहेगा। तो हर कोई यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और इंडियन ओशन को कोई एक कंट्री डोमिनेट नहीं कर सकती। तो ऐसे में यूके हमें असिस्ट कर सकता है इंडियन ओशन के ऊपर अपनी जो एम्बिशन है, अपने जो विजन है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वहां पे हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी देखे जा सकते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत हिस्ट्री वगैरह से अगर कनेक्ट करो कि यूके पॉइंट ऑफ व्यू, द नेहरू सेंटर इन कल्चरल विंग of the High Commissioner of India in the UK which was established in 1992। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहो तो बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, इंडिया कंटिन्यूस टू बी लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट विद इन 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड। कि अगर तुम देखोगे इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां पे सर्व करते हैं, और ऐसे में यूके भी एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। और लेकिन जो हाल फिलहाल के हालातों में जो स्टेटमेंट आए थे उसके पहले, वो कहीं ना कहीं इंडिया और क्या कहते हैं, इंडिया के जो माइग्रेंट्स है, जो लोग जॉब सर्च करने यूके वगैरह में जाते हैं, उनके लिए एक सीरियस कंसर्न बनता है। और इसके अलावा अभी जो यूके में कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस हुआ था इंडिया पाकिस्तान मैच को लेके, तो ऐसे में भी हमारे लिए काफी हद तक हेल्पफुल हो जाता है यूके। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है सऊदी इजराइल फ्लाइट सिग्नल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हिस्टोरिकली बात करें, हिस्टोरिकली देखें तो सऊदी और इजराइल के रिलेशनशिप डेवलप होना, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर कोई 50 साल 60 साल पहले बात करता या 30 साल 40 साल पहले भी बात करता, तो उसके दिमाग में हमेशा यही रहता कि सऊदी अरब और इजराइल के रिलेशनशिप कभी नहीं बन सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। और उसका एक कारण है, वो है एक्चुअल में यरूशलेम। यरूशलेम का जो टेम्पल है वो 3 रिलीजन के बीच में एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। पहला जूइश उस पर क्लेम करते हैं, दूसरा क्रिश्चियनिटी उस पर क्लेम करता है, और थर्ड इस्लामिक वर्ल्ड उस पर क्लेम करता है। और इसी को लेके एक्चुअल में जो इजराइल के ऊपर वहां पे कई सारी कंट्रियों ने अटैक किया था, जो 6 डे वॉर के नाम से डिक्लेयर है। तो वहां से कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट हमेशा से रहते हैं। यानी कि अगर देखोगे तो इजराइल और सऊदी के बीच में कभी रिलेशनशिप डेवलप होने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं था पहले के टाइम पे, और दोनों एक दूसरे के अगर सही मायने में कहा जाए खून के प्यासे थे। उसका एक कारण सबसे बड़ा कि वो रिलीजियस जो टेम्पल है उसके ऊपर क्लेम। बट सिचुएशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी सिचुएशन कभी भी कुछ भी डेवलप हो सकता है। मतलब कोई दो दुश्मन एक हो सकते हैं, दो अच्छे दोस्त दुश्मन बन सकते हैं, ऐसा हमेशा से देखते आए। और यही एग्जैक्टली सऊदी अरब और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में देखने मिल रहा है। यहाँ पे अगर इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, इसके बैकग्राउंड में एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी कुछ टाइम पहले यूएई के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन करी गई थी, अब्राहम अकॉर्ड। और उसका एक मोटिव था कि कहीं ना कहीं कतर, उसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं थोड़ा सा वहां से एक क्रंच आप लोगों को देता हूं जिससे ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। एक्चुअल में अगर देखा जाए वेस्टर्न पॉलिटिक्स या वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स की बात करें, तो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में 2 पिलर आते हैं, 2 पोल आते हैं, एक सऊदी अरेबिया और दूसरा ईरान। और एक सुन्नी कंट्री है और दूसरी शिया कंट्री है। और एक्चुअल में दोनों ही लोग इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करने की इच्छा रखते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया करंटली इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, उसकी हेजुमनी है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। अब इस हेजुमनी को काउंटर करने के लिए इजराइल कंसिस्टेंटली कोशिश कर रहा है। जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन डेवलप हुआ तब से वहां पे कंसिस्टेंटली वो कोशिश कर रहा है कि हम इस्लामिक वर्ल्ड को डोमिनेट करें, और इसी के लिए वो न्यूक्लियर वेपन और बहुत सारे एडवांस चीजें वो करता रहता है। अब न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, ईरान का जो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन है, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया और जो आसपास की जो कंट्री हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं, जो सऊदी अरब के अलाइज कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक थ्रेट परसेप्शन, सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हुआ।
और उसकी वजह से वो लोग यूएसए के ज़्यादा करीब रहे, हमेशा से ज़्यादा करीब रहे। बट करंट में ऐसी सिचुएशन हो गई कि यूएसए इनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। वहाँ पे हथियार, कुछ जियोपॉलिटिकल वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहीं ना कहीं यूएस को ज़्यादा पसंद नहीं आई, और उसकी वजह से यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हुई। और इसी रिफ्ट में सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं टेंशन राइज हुई कि हम एक्चुअल में इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, और ईरान की जो ग्रोइंग पावर है उसको कैसे चैलेंज, मतलब उसको कैसे काउंटर किया जाए, बैलेंस ऑफ पावर कैसे क्रिएट किया जाए। तो वहां पे इब्राहिम अकॉर्ड होती है डोनाल्ड ट्रंप के असिस्टेंस से यूएई और सऊदी अरब के बीच में, यूएई और इजराइल के बीच में। अब जो इब्राहिम अकॉर्ड हुई उसकी वजह से यूएई में काफ़ी एडवांटेज हुए, साइंस एंड टेक का वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, होप मिशन एक्चुअल में जो भेजा गया था यूएई ने, उसमें इजराइल ने असिस्टेंस दी। इसके अलावा कई सारे फ्रंट पे एक्चुअल में वहाँ पे असिस्टेंस मिला, और यही चीज़ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है सऊदी अरब को कि इजराइल के साथ एक्चुअल में किस नेगोशिएट करके या बातचीत करके हम डिप्लोमेटिक अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो इससे उनको फायदा होगा। उसका एक मेन कारण भी है कि करंट की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के यूएसए बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया को असिस्ट करने में इंटरेस्ट अब नहीं दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ कि सऊदी अरेबिया को इस टाइम पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये आ रहे हैं, इस तरह के एनालिस्ट जो बातें कर रहे हैं कि जो ऑयल इकोनॉमी है उसकी, वो अब ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसको अब ऑयल इकोनॉमी से निकल के अपनी इकोनॉमी को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, और वहाँ पे इजराइल एक्चुअल में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है जो उसको असिस्ट कर सकता है। तो ये दो बेसिक कारण हैं जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करते हैं। अब डायरेक्टली रिलेशन बनाने में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि एक निगेटिव मैसेज या निगेटिव परसेप्शन वर्ल्ड में जाएगा, इस्लामिक वर्ल्ड में, कि वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के लिए जो एक्चुअल इस्लामिक कॉज था उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। इसी वजह से कैजुअल, धीमे धीमे तरीके से, स्लोली यहां पे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सऊदी अरब इजराइल फ्लाइट सिग्नल है। अभी तक इजराइल की जो फ्लाइट्स हैं जब इधर पे निकलती थी, अगर देखा जाए चाइना और इस वाले रीजन में इस तरफ, तो यहाँ पे वेस्ट सऊदी अरब कभी भी अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देता था, इजराइल की फ्लाइट पूरी घूम के आती थी। अब रिसेंट में उसने कहा क्या, बल्कि इनफैक्ट ये हो चुका है कि सऊदी अरब की जो फ्लाइट्स हैं वो इजराइल की जो फ्लाइट्स हैं वो सऊदी अरब का जो एयर स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक्चुअल में वहां पे देख रहे हैं। अब इससे फायदा क्या, इससे फायदा अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ही बात करें तो इंडिया के लिए ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंडिया इजराइल के बीच में ऑलरेडी रिलेशनशिप हैं और बहुत सारे लोग इंडिया से इजराइल की तरफ जाते हैं, वहां से आते हैं, तो जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो एक्चुअल में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, इजराइल के सहारे हम वेस्ट एशिया में कई सारे हमारे जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करने के लिए हम इजराइल की मदद ले सकते हैं। जैसे वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया वगैरह में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स करना, इसके अलावा ऑयल वगैरह के लिए हमारी डिपेंडेंसी जो है उन चीज़ों को मैनेज करना, इसमें हमारा काफ़ी हद तक फ़ायदा वहाँ पे हो सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के अगर हम ऊपर बात करें तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो ईरान, क्योंकि अगर वर्ल्ड में देखा जाए ईरान को एक थ्रेट परसेप्शन के तौर पे लिया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं असिस्ट कर सकते हैं ईरान को काउंटर करने में। मतलब सऊदी अरब और यूएई और उनके जो अलाइज हैं वो एक्चुअल में इजराइल को असिस्ट कर सकते हैं ईरान का जो थ्रेट परसेप्शन है उसको बैलेंस करने में। तो ग्लोबल लेवल पे इजराइल और यूएई वगैरह को फायदा देख सकते हैं, हम अपने लिए फायदा देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं उन रिलेशनशिप को अपने बेनिफिट के लिए नर्चर कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्चुअल में एंटी इंडिया कैंपेन इन मालदीव। एंटी इंडिया कैंपेन इन मालदीव, जैसे मालदीव में अगर बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी, मतलब पिछले 1.5-2 सालों से कंटिन्यूसली वहाँ पे एंटी इंडिया स्लोगन्स एक्चुअल में राइज हो रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह कई रैलियाँ वहाँ पे कराई जा रही हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ पे डेवलप किया गया। अब इस डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या है, तो हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है।
कि वहाँ पे वहीद और जो वहीद की बात करें, उसके अलावा कई सारे जो और लीडर वगैरह हैं, ठीक है, वो लोग एक्चुअल में एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ पे आते रहे और इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसीज डेवलप हुई। सबसे इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट देखने मिला वो 2009 में, 2009 के बीच में उस टाइम पे नसीद एक्चुअल में आए थे। नसीद की जो पॉलिसीज थी वो प्रो इंडिया थी, क्योंकि नसीद को कहीं ना कहीं वहां पे प्रेसिडेंट वगैरह बनने के लिए इंडिया का असिस्टेंस मिला था, और इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह साइन किए थे। बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो आज की डेट में यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है कि हुआ क्या, 2009 में वहां पे नसीद पीएम बने, और नसीद को पीएम बनाने में कहीं ना कहीं इंडिया का रोल वहां पे माना जाता है। कई सारे स्कॉलर, कई सारे राइटर्स जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, वो मानते हैं कि वहां पे इंडिया ने एक्चुअल में उनको अच्छा खासा असिस्टेंस दिया था, और इसी असिस्टेंस के चलते हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशंस वगैरह वहां पे साइन हुए थे। ठीक है, इसी डिफेंस कोऑपरेशन के वजह से हमने वहां पे जो उनके आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के ऊपर सर्विलांस वगैरह के लिए रडार्स इस्टेब्लिश किए। इसके अलावा उनको हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए, और धीमे धीमे अपनी जो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने की कोशिश करी थी। साथ में 2010 में बात करें तो वहां पे एक प्रोजेक्ट वहां पे डेवलप हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक्चुअल में इंडिया को मिला। तो इस वजह से जो उनकी अपोजिशन पार्टीज थी, जो वहां पे एग्जिस्टिंग अपोजिशन पार्टी थी, उसने कहीं ना कहीं नसीद के ऊपर एलिगेशंस लगाए करप्शन के और बहुत सारी चीजों के लिए, जो नॉर्मली अपने आप पे भी इस तरह की चीजें होती है, जैसे राफेल वगैरह को लेके बात होती है। सेम वही मूवमेंट एग्जैक्टली यहां पे चला। अब वहां पे जब इलेक्शन होते हैं तो नसीद कहीं ना कहीं वहां से रिप्लेस हो जाते हैं, और उनकी जगह पे अब्दुल्ला, पहले वहीद आए और उसके बाद अब्दुल्ला अमीन आए, और इन लोगों को जो असिस्टेंस थी वो चाइना की तरफ से आ रही थी। तो ये लोग एक्चुअल में प्रो चाइना हुए, और जैसे ही इन लोगों की एंट्री होती है, इन्होंने चाइना के लिए काम करना शुरू कर दिया, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उनको कैंसिल किया। और इनफैक्ट 2014-15 तक आते आते बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहां से जो सर्विलांस रडार और हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो दिए गए थे उसको हटाने की बात शुरू हो गई। वहां उन उन चीज़ों को हटाने की बात शुरू हो गई। अब इंडिया के लिए एक चैलेंज तो राइज हुआ, इंडिया के लिए वहां पे एक चैलेंज तो राइज हुआ, लेकिन इस चैलेंज को मैनेज किया डिप्लोमेटिकली, किसी तरीके से मैनेज किया, वेट किया, और अपना एक पर्सन, मतलब अगर कहा जाए जैसे नॉर्मल अपनी भाषा में बोलूं, कि वहां पे अपने लिए एक पॉलिटिकल फ्रंट वहां पे क्रिएट किया, और वहां पे नए प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट के लिए जगह करी, जो एक्चुअल में अपने इंडिया के लिए वहां पे सर्व करें, जो इंडिया के लिए वहां पे सर्व कर सकें। तो वहां पे जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद एक नई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होता है, और जो नई गवर्नमेंट है इब्राहिम सोले की, वो एक्चुअल में इंडिया के लिए काम शुरू कर देती है। इंडिया के लिए मतलब उनकी जो पॉलिसीज रहती हैं वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसीज के तौर पे वहां पे देखी गई। अब इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही, इंडिया ने फिर से वहां पे डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वापस से प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो चाइना का ड्रैफ्ट टैब था उसको हमने कहीं ना कहीं चुकाने में उनकी हेल्प करी, और इस असिस्टेंस वगैरह दी गई। वहां पे अराउंड $2 बिलियन के आसपास का जो असिस्टेंस है वो वहां पे दिया गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, और भी कई सारे जैसे अपने प्रोजेक्ट, जैसे अभी रिसेंट में अगर देखोगे एक एकेडमी जो है पुलिस एकेडमी से रिलेटेड, वहां पे डेवलप करने की बात हुई। एयरपोर्ट स्ट्रिप्स वगैरह बनाई गई, फिर से सर्विलांस रडार वगैरह और कोस्टल रीजन में सर्विलांस के लिए इक्विपमेंट्स एस्टैब्लिश करे गए। तो फिर से वही माहौल, यानी कि जैसे होता नहीं है कि अपने यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स की बात करें कि एक सरकार आती है वो नए प्रोजेक्ट लाती है, दूसरी सरकार आती है उनको खत्म कर देती है, ठीक है, फिर दोबारा नई सरकार आती है वो फिर नए तरीके से काम करना शुरू कर देती है, और एग्जैक्टली वहां पे यही चलता रहा। और चाइना ने क्या कहते हैं, अब्दुल्ला यमीन के टाइम पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंट याद है 2014 में, चाइना के जो सी जिनपिंग है उन्होंने एक्चुअल में मालदीव में विजिट करी, और उस विजिट में 9 एग्रीमेंट वहां पे साइन हुए थे, जिनमें कई इंपॉर्टेंट जैसे BRI जैसी चीजें हैं वो निकल के आई थी। तो हमारे लिए ये चैलेंज कहीं ना कहीं वहां पे डेवलप हो रहा था। तो इन चीजों को इंडिया ने किसी तरीके से वहां पे मैनेज किया। अब दोबारा से
चाइना ने वहां पे फंडिंग स्टार्ट करी और चाइना की फंडिंग के बेसिस पे अब्दुल्ला मीन ने वहां पे कैंपेनिंग स्टार्ट करी और इंडिया के अगेंस्ट साउट आउट एक्चुअल में लगवाने शुरू करे, रैलीज करवाना शुरू कर दी कि इंडिया गो बैक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई। और इस जब इंडिया ने फिर वहां पे मोहम्मद सुलेह से एक्चुअल में बातचीत करी और वहां पे काउंटर पार्ट से जो बातचीत हुई वहां पे और उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बोला, तो उसके बाद वहां पे कुछ स्टेप्स लिए गए और इन स्टेप्स के थ्रू जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि वहां पे कुछ क्रिमिनल चार्जेस इम्पोज कर दिए गए कि जो भी अगर इस तरह की चीज़ें करेगा तो उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस उनको कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी एक डेवलप हुई थी इंडिया मालदीव रिलेशनशिप को लेके, बट चीज़ों को किसी तरीके से मैनेज वहां पे कर लिया गया। ठीक है, तो हमने तुम्हें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ एक तरीके से बता दिया कि एग्जैक्टली एंटी इंडिया कैंपेन किन चीज़ों को लेके चल रहे थे। जैसे हमने एयरक्राफ्ट के बारे में बात किया था, ठीक है, वहाँ पे यूटीएफ एग्रीमेंट्स वगैरह जो वहाँ पे पास हुआ, जो कोस्ट रीजन को कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड डेवलपमेंट के लिए, जो मैंने बताया कि पुलिस एकेडमी, वो एक्चुअल में कोस्ट गार्ड हार्बर वगैरह के लिए वहाँ पे पुलिस को ट्रेन करने के लिए कैंपस, अच्छा खासा लार्जर कैंपस डेवलप किया गया, उसको लेके कॉन्ट्रोवर्सीज थी। तो इन चीज़ों को फिलहाल मैनेज कर लिया गया है। अब फ्यूचर में चाइना की फंडिंग्स और वहाँ की एक्टिविटीज जिस तरीके से होंगी उनके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है I2U2 को लेके। I2U2 एक्चुअल में यहाँ पे देखो एक समझने वाली बात है, अभी रिसेंट में क्या कहते हैं, रिसेंट में एक I2U2 ग्रुप बना। I2U2 जो ग्रुप है ये है एक्चुअल में 4 कंट्रियों का, जिसमें I फॉर इंडिया एंड इजराइल एंड U जो है वो यूनाइटेड स्टेट एंड UAE को लेके। ठीक है, I2U2 इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसको कई बार नाम दिया जाता है वेस्ट एशियन क्वाड। एक क्वाड एक्चुअल में अगर तुम देखोगे बे ऑफ बंगाल के लिए है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, ये 4 कंट्री हैं जो एक्चुअल में बे ऑफ बंगाल और इस वाले रीजन को डेवलप करने में और वहां पे जो थ्रेट वगैरह हैं उनको काउंटर करने के लिए और जो इंटरनेशनल लॉ है उनको कहीं ना कहीं पुश करने के लिए वहां पे काम करता है। इसके अलावा अगर हम I2U2 की बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए मेरे हिसाब से जो आउटकम है इब्राहिम अकॉर्ड का आउटकम है। ये इब्राहिम अकॉर्ड की वजह से इजराइल और UAE के रिलेशनशिप बने और इन्हीं को नर्चर करने के लिए एक्चुअल में I2U2 ग्रुप बनाया गया। I2U2 ग्रुप का जो कहीं ना कहीं मोटिव है वो है एक्चुअल में इस रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया को अगर तुम देखोगे, इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ईस्टर्न रीजन के लिए तुम्हारा ऑलरेडी वहां पे क्वाड एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे वेस्टर्न क्वाड जो I2U2 इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए। अगर इसको दिखाया जिस तरीके से जाता है वो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव सोली इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बट अगर एक्चुअल में अगर तुम बात करो रियलिटी में इसका ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न रीजन को डिफेंड करना, क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंशन है वो यहां से लेके और पूरे इस रीजन को कहीं ना कहीं कवर कर रहा है। तो ऐसे में जो पावर्स हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डिवाइड करने की कोशिश करी गई है कि क्वाड जो ग्रुप बनाया गया था, क्वाड एक्चुअल में इस रीजन को डिफेंड करने के लिए काम करेगा और इस रीजन में इंटरेस्ट को सर्व करने, इस रीजन में इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए वेस्ट एशियन क्वाड को एक्चुअल में डेवलप किया जा रहा है। तो इसके सोल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं, इकोनॉमिक जो बेनिफिट है उसके लिए नहीं फोकस किया जा सकता, साथ में इसके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी वहां पे कनेक्ट होते हैं, उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी वहां पे कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज यहां पे डेवलप होती है। अब इसमें इसका हमारे लिए क्या फायदा है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकली आता है, क्योंकि यहां पे अगर देखोगे तो इजराइल टेक्नोलॉजिकली साउंड कंट्री है। ठीक है, उसने ऑलरेडी UAE वगैरह में वहां पे काफी हद तक असिस्टेंस दिया और ऐसे में अगर कोऑपरेशन होता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड तो वो हमारे लिए और बाकी कंट्रियों के लिए, UAE के लिए, दोनों के लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा कि वहाँ पे साइंस में रिसर्च वगैरह को लेके, जैसे वैक्सीन आज की डेट में डिमांड है तो इजराइल का कहीं ना कहीं वहाँ पे रिसर्च में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। इंडिया के पास डेटाबेस अच्छा है, तो दोनों मिलके काफ़ी और ऊपर से US, ठीक है, UAE, इसके पास अच्छा खासा फंड है। तो चारों लोग मिलके कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में, जैसे अभी रिसेंट डिमांड वैक्सीन है और भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स, ऐसे सैटेलाइट फील्ड में अगर हम बात करें जो तुम्हारे
कई सारे मिशन होते हैं, स्पेस मिशन वगैरह होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपरेशन, आर्म्स वगैरह, क्योंकि इंडिया और यूएई दोनों के लिए कहीं ना कहीं आर्म्स डील्स वगैरह, आर्म्स टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे फायदा हो जाएगा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका कारण है इजराइल जितना हथियारों के लिए जाना जाता है उससे कहीं ज्यादा अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इजराइल एक्चुअल में अगर सही मायने में देखा जाए ना, तो इजराइल हथियारों से ज्यादा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह की बात करें, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं एक्चुअल में इजराइल में डेवलप हुए। तो इजराइल में जैसे वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करना, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम वगैरह डेवलप करना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के केस में अगर हम बात करें वहाँ पे डेवलपमेंट, तो इजराइल के पास अच्छी कैपेबिलिटी वहाँ पे है। तो अमेरिका, इजराइल, इंडिया, यूएई, ये सारे लोग मिल के एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी कहीं ना कहीं एक्सेल वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को लेके, तो चारों कंट्रियां आपस में ट्रेड को लेके एक सिग्निफिकेंट स्टेप ले सकती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन वेस्ट को आसानी से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे ट्रेड एनहांसमेंट देखने मिल सकता है चारों लोगों के बीच में। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी हो गया, फूड सिक्योरिटी वगैरह की बात कर लें, ठीक है, साथ में ओवरऑल सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा कि फूड सिक्योरिटी, इंडिया जैसी कंट्री में अगर तुम देखो रिसेंट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इंडिया किस जगह पे उसको वहां पे दिखाया गया है। तो ऐसे में इजराइल की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारी कई सारी प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली फूड सिक्योरिटी जैसे जो एस्पेक्ट्स हैं वहां पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर्स से डील करना इजराइल को काफ़ी हद तक अच्छे से आता है, और नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रॉब्लम इंडिया को भी है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं यूएई वगैरह में भी आजकल देखने मिल रही है। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑपरेशन, सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी, तो एक ये अच्छा इनोवेशन I2U2 एक इनोवेटिव टूल के तौर पे वर्क कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक्चुअल में 2+2 फॉर्मेट, 2+2 फॉर्मेट मीटिंग बिटवीन द इंडिया एंड यूएसए। सबसे पहली चीज टू प्लस टू फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है। 2+2 का मतलब यहां पे ये है कि एक तरफ जो है, अभी अगर हम बात करें डिप्लोमेटिकली, कि एक तरफ अगर तुम देख रहे होगे यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, तो 2+2 का मतलब है कि दो लोग एक्चुअल में डायरेक्टली डील करेंगे, दो हायर अथॉरिटीज है वो डायरेक्टली डील करेगी, एक फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, और उनके काउंटर पार्ट जो दूसरी कंट्री जिनके साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं उनके काउंटर पार्ट वहां पे डायरेक्टली एंगेज होंगे, और जिससे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो फर्दर आसान हो जाएगी। अगर इंडिया के 2+2 का कॉन्सेप्ट देखें तो यूएस के साथ हमारा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान है, रशिया है, इन कंट्रियों के साथ एक्चुअल में हमने 2+2 की जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग कंसिस्टेंटली डायलॉग करते हैं, और इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होता है वो एक्चुअल में आसान हो जाता है। कई बार छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट अगर उनको टाइमली डील ना किया जाए तो काफ़ी हद तक एस्केलेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे 2+2 काफ़ी इफेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम किया। अगर देखा जाए इसको क्रिएट करने में सुषमा स्वराज जी जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे रही हैं पहले, तो उनका एक काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन जाता है। अब रिसेंट में जो मीटिंग हुई उसका हमारे लिए फायदा क्या है, क्या डायलॉग्स एक्चुअल में वहां पे किए गए, तो अभी 2+2 का 4th सेशन वहां पे अभी रिसेंट में ऑर्गेनाइज कराया गया, और उसका अगर देखोगे आउटकम तो हम लोगों ने कई सारे एस्पेक्ट्स पे वहां पे डिस्कशन किया। जैसे सबसे पहला तो ट्रेड एक कॉमन चीज़ है वहाँ पे, ट्रेड पे कि ट्रेड में एक्चुअल में कोऑपरेशन, जैसे यूएस की कई सारी इश्यूज थे ट्रेड वगैरह को लेके, वहाँ पे उनको लेकर डिस्कशन किया गया फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू। इसके अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया गया था, ठीक है। नॉन स्टेट एक्टर्स जिस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं उसको लेकर डिबेट वहाँ पे हुई थी, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के बारे में वहां पे डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा अगर तुम देखोगे तो स्पेस वगैरह में कैसे एक्चुअल में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, स्पेस में कई सारे थ्रेट एक्चुअल में क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर तुम देखा होगा कि पहली चीज स्पेस को लेके कि कई सारे कंट्रीज एक्चुअल में स्पेस को पीस की जगह पे वेपनाइजेशन करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू तो एक्चुअल में करंट में अगर देखा जाए स्पेस को लेके तो यही हो रहा है कि कई सारी कंट्री एक्चुअल में स्पेस को वेपनाइज करने में इंटरेस्ट ले रही हैं। तो ऐसे में स्पेस को पीसफुल कैसे यूटिलाइज करें, तो वो चीज एक्चुअल में यहां पे बात करी गई। इसके अलावा डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी,
डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे अमेरिका अगर देखो तो इसमें डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम बाकी कंट्रियों के कंपैरेटिवली बहुत आगे है, बहुत आगे। जैसे जिसको आज की डेट में तुम सीरी वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिस्टम, ये ऑलरेडी अमेरिका में 2000 में स्टार्ट हो चुके थे। अमेरिका की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था 2000 के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चीज़ों को लेके पहले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। जैसे ड्रोन्स वगैरह, प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे में क्या कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी हद तक इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमें काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। इसके अलावा मिलिट्री सप्लाई चेन कोऑपरेशन, अभी तक हम देखा जाए तो वेपनाइजेशन के लिए सिर्फ रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट ना होके या तो हम खुद डेवलप करना चाहते हैं या फिर हम उस डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जिससे हमारी किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। क्योंकि जब भी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है तो वो कंट्री एक्चुअल में इस चीज़ को नर्चर करने की कोशिश करती है, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। तो हम इन चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में यूएस एक्चुअल में हमें काफ़ी हद तक असिस्टेंस दे सकता है। जैसे यूएस ने हमें F-18 फाइटर प्लेन का एक्चुअल में पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें वहाँ पे ऑफर किया था। इसके अलावा हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं उनके लिए वहाँ पे हेल्प करने की बात करी। हॉविट्जर गन वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी असिस्टेंस हमें देखने मिला। तो यहाँ पे इन एफर्ट्स को कैसे और इन्हांस किया जाए उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है बामियान बुद्धा। बामियान बुद्धा की अगर हम बात करें, देखो बौद्धिज्म इंडिया का एपी सेंटर है। अगर अपने यहाँ के देखो हिंदुज़म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये अपने यहाँ पे रिलीजियस रूट रहे हैं और इनका अपने लिए सिर्फ रिलीजन के प्रोस्पेक्टिव से नहीं बल्कि एज अ सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इनफैक्ट बहुत सारे जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो इंडिया आते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो जहाँ जहाँ पे भी बौद्धिज्म सेंटर हैं उनको विजिट करते हैं। तो उनमें से एक पुराना जो कहीं ना कहीं एरिया था वो अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा की एक बहुत बड़ी वहाँ पे मूर्ति एग्जिस्ट करती थी। और अभी रिसेंट में क्या हुआ, पहले भी एक्चुअल में उसको कहीं ना कहीं तोड़ा गया था, रिसेंट में क्या हुआ कि वहाँ पे अफगान तालिबान ने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। और उसका जो बेसिक रीज़न है कि यहाँ पे हुआ क्या कि काबुल से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास वाले रीजन में मे अयनक जो साइट है वहाँ पे एक्चुअल में कॉपर वगैरह की माइंस के बारे में डिस्कशन किया गया कि ऐसा अफगानिस्तान तालिबान जो है वो ऐसा क्लेम करती है कि वहाँ पे बहुत सारा कॉपर है और हम उस कॉपर को निकाल के क्या कहते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उन्होंने उसके लिए उसको एक्चुअल में उस जो बामियान बुद्धा वाली जो साइट है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके पीछे एक और लॉजिकल रीज़न बनता है कि एक्चुअल में इस जो अफगान तालिबान का कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है या जो उनका जो नेचर है वो एक्चुअल में ऑर्थोडॉक्सी वाला है। वो किसी और रिलीजन को वहां पे स्पेस देने की बात नहीं करते हैं। तो ये एक्चुअल में बेसिक कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट उस साइट पे ऑलरेडी कई सारे मतलब 400 बुद्धाज स्तूपा एग्जिस्ट करते थे और वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। अब बामियान बुद्धा एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, ये हिंदुकुश वैली जो हिंदुकुश माउंटेन वगैरह है वहां पे एक्चुअल में इसको बनाया गया था। और उसका कारण कि बामियान एक इंपॉर्टेंट साइट सिल्क रूट के लिए भी फेमस है। सिल्क रूट एक्चुअल में कॉमर्शियल हब, कल्चरल एक्सचेंज, तो इसी वजह से वहां पे उसको डेवलप किया गया था। अब बामियान बुद्धा एक तरीके से सैंडस्टोन से बनी हुई एक मूर्ति थी। आप लोग जानते होंगे, ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि सैंडस्टोन क्या होता है। तो वो सैंडस्टोन से बनी हुई 5th सेंचुरी एडीज के टाइम पे इसको बनाया गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसकी जो आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है वो ग्लोबल लेवल पे काफ़ी अच्छी मानी जाती थी कि गुप्तास पीरियड के टाइम पे एक्चुअल में उसको बनाया गया था। हेलेनिस्टिक जो आर्टिस्टिक स्टाइल है, ठीक है, इसके अलावा जो तुम्हारा ससानियन स्टाइल है उनका मिक्सचर करके एक्चुअल में इसको बनाया गया था। तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी और इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया ने पहले कई बार ऑफर किया था कि वो हमारे लिए और इनफैक्ट ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी कहीं ना कहीं बौद्धिस्ट रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक वो इम्पॉर्टेंट सिंबल है।
और बौद्धिज्म एक्चुअल में पीस का सिंबल माना जाता है, बुद्धा अपने आप में एक पीस का सिंबल है। तो उनको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने वहाँ पे ऑफर दिया था तालिबान को कि हमें एक्चुअल में कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पेस दो, हम उसको एक्चुअल में प्रोटेक्ट करेंगे और उसके बदले में जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। बट ड्यू टू ऑर्थोडॉक्सी माइंडसेट, ठीक है, उसको एक्चुअल में कहीं ना कहीं इस्लाम में जो मूर्ति पूजा है उसको पूरी तरीके से गलत माना जाता है और इसी वजह से एक्चुअल में उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, न्यूजीलैंड वोटिंग एज एट 16। न्यूजीलैंड वोटिंग एज एट 16। अभी रिसेंट में देखो, जैसे अपने यहाँ पे वोटिंग एज की बात है वो 18 ईयर है, राइट। अपने यहाँ पे भी कई सारे आर्टिकल्स एक्चुअल में निकले जिनमें ये बार बार कहा गया कि अब वोटिंग एज कम करने की टाइम आ गया, क्योंकि लोग एक्चुअल में जल्दी मैच्योर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे वोटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए, जिससे वो डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट बनाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वहाँ पे काम करता है। हुआ क्या कि अगर तुम न्यूजीलैंड के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो न्यूजीलैंड में पहले एज हुआ करती थी 21, जिसको 1969 में घटा के 20 किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको घटा के 18 एज किया गया 1974 में। अब वहां पे कुछ स्पेशल राइट हैं, जैसे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात होती है तो वहां पे एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स वगैरह की बात होती है वहां पे। बिल ऑफ राइट्स में जैसे हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसी तरीके से बिल ऑफ राइट उनको फंडामेंटल राइट देती है। अब उसमें क्या है कि कई लोगों ने, मतलब वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहां पे पीआईएल फाइल करी, रिसेंट में वहां पे एक पीआईएल फाइल करी गई और पीआईएल में यह बोला गया कि हमारे साथ एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहां पे एक पीआईएल फाइल करी गई और पीआईएल में यह क्लेम किया गया कि हमारे साथ एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हमें क्यों, मतलब अगर हम 18 के नहीं है तो हमें वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और वो पीआईएल को वहां पे एक्सेप्ट किया, वहां पे सुनवाई हुई और सुनवाई होने की वजह से अब ये चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि अब वहां पे एज 16 किया जा सकता है, क्योंकि उस जो पीआईएल है उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, एक्चुअल में हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में वहां पे राइट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट की जब भी बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है कि ये तो फंडामेंटल राइट है तो हमें किसी ना किसी तरीके से इस पर सुनवाई करनी पड़ेगी। उसी तरीके से न्यूजीलैंड में भी है कि न्यूजीलैंड में बिल ऑफ राइट की वजह से वहां पे राइट्स जो मिले हुए हैं और उनको सरकमस्टांसेस में रखते हुए वहां की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्चुअल में एक्सेप्ट किया। अब डिबेट यही हो रही है वहां पे कि इसको 16 करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए। अब वहां पे अगर 16 करा जाता है तो उसके इम्प्लीकेशंस एक्चुअल में क्या होंगे, ठीक है। वहां पे कोर्ट ने एक्चुअल में माना अब वहां पे कि होना चाहिए। अब होगा क्या इसके बाद, क्योंकि देखो कोर्ट का डिसीजन होने से वहां पे चीजें ऐसे काम नहीं करती है जैसे अपने आप पे कोर्ट ने बोल दिया वही चीज फाइनल है। अब अगर कोर्ट का डिसीजन आएगा तो वो मुद्दा एक्चुअल में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में उठेगा, पार्लियामेंट फिर जब बिल पास करेगी तब एक्चुअल में वहां पे एज रिड्यूस होगी। तो ये चीज वहां पे होगी। अपने यहाँ जैसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो फिर उसके बाद वही चीज डिसाइड होगी। वहां पे एक प्रॉपर तरीके से वो मुद्दा पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में डिबेट होगा और 75 मेजॉरिटी से बिल वहां पे जब पास हो जाएगा तब एक्चुअल में एज को रिड्यूस किया जाएगा। बट इसकी वजह से एक ग्लोबल लेवल पे कहीं ना कहीं ये कॉन्शियसनेस राइज हो रही है कि अब हर कंट्री में कहीं ना कहीं वोटिंग एज को एक्चुअल में कम करने का टाइम आ गया। ऑलरेडी कई सारी कंट्रियों में ये एग्जिस्ट करता है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, ठीक है, इक्वाडोर, ठीक है। तो ऐसी कई सारी कंट्रियां हैं जहां पे ऑलरेडी 16 के आसपास या 16 से नीचे वोटिंग एज दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा, ये जो मुद्दे हैं वो तुम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, प्री के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। इनफैक्ट जो प्री अपकमिंग प्री है उसमें इसी तरीके से चीज़ें एक्चुअल में न्यूज़ में रहती हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स उनको कनेक्ट करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर लगता है तो और चीज़ें सर्च कर सकते हो और इसको थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हो टाइम के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।